हेलो एवरीवन। नेक्सस सिविल जोन के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक आरपीएससी और राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखो, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अपने आरपीसी का जो मान लो एग्जाम में आरएएस का या एसआई का है तो उसमें 5 आयोग दे रखे हैं। 2 आयोग तो ये हो गए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसके अलावा 3 और आयोग है, वो अपने सिलेबस में है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और इसके अलावा लोक आयुक्त। अभी तक जो एग्जाम हुए हैं और उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो 2 टॉपिक हैं इनसे तो मान के चलो कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। 100% मान लो। अगर इससे नहीं आएगा तो इससे, इससे नहीं आएगा तो इससे, और ज्यादा चांस तो यही रहता है कि इन दोनों टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है आरपीसी का, उसमें क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे जा रहे, इनमें क्वेश्चन डीप पूछे जा रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे कि आरपीसी की स्थापना कब हुई, ऐसा नहीं। 3-3 4-4 स्टेटमेंट होंगे, और अगर वन लाइनर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो वो बहुत ज्यादा डीप पूछा जाएगा। इसका मतलब डीप पूछा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबल है करना, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको उसके लिए जाके आरपीसी की साइट या ह्यूमन राइट कमीशन की जो साइट है ऑफिशियल, उस पर जाके विजिट करना पड़ेगा। वहां सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। या फिर जैसे अब बात करें ह्यूमन राइट कमीशन की, तो इनका एक्ट है, उसके एक्ट से बाहर नहीं जाएगी चीजें। लोकायुक्त है तो लोकायुक्त का 1973 का जो राजस्थान का एक्ट है उसको, ओरिजिनल एक्ट को पढ़ लो, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। ठीक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन तैयार किए, आई होप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली, और खूब सारे नए क्वेश्चन इसमें भी आपको मिलेंगे। जैसे विधानमंडल की क्लास में मैंने बोला था कि बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक इसी तरह इस क्लास में भी आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए कुछ अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हम शुरुआत में कुछ अपने आरपीसी के करेंगे, उसके बाद में मानवाधिकार आयोग के क्वेश्चन करेंगे। पहला है, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मतलब आरपीसी के बारे में स्टेटमेंट दी हुई और हमें ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। शायद पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा, ये आपने पढ़ रखा होगा। आरपीएससी का स्थापना है वो 22 दिसंबर 1949 को है। मतलब आरपीएससी अपने अस्तित्व में कब आया? 22 दिसंबर 1949 को आया। बिल्कुल सही, आप सबको पता होगा। तो पहला स्टेटमेंट अपना सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16, 234, 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों व शक्तियों से संबंधित है। भाई बिल्कुल सही है। आपको यहाँ दोनों आर्टिकल देखिए, कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि अब आप जब राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे और उसमें होम में जाके अबाउट इनके लिखोगे आरपीसी के बारे में, तो उसमें सीधी सीधी लाइन ये लिखी हुई है, एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है। और किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी इसी लाइन में आया था, एग्जैक्ट इसी फॉर्म में, जैसा आरपीसी की वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य थे। और चौथा है, राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। असत्य कथन ढूंढ रहा है तो असत्य कथन ये है, इसका मतलब ये अपना आंसर हो गया। आंसर क्यों हो गया देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, तो ये नहीं है। प्रारंभ में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। प्रारंभ में भाई आरपीसी में कितने? एक अध्यक्ष थे, सर एस के घोष। और एस के घोष कौन थे उस समय? राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है। और 2 अन्य सदस्य थे। सदस्य कौन कौन से थे? एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरपीसी के जो प्रथम 2 सदस्य हैं उनके नाम पूछ सकता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एक सदस्य थे अपने देवी शंकर, डी एस तिवाड़ी, और दूसरे अपने मेंबर थे एन आर चंदोरकर। एन आर चंदोरकर, डी एस तिवाड़ी आपने नाम सुना होगा, कहीं ये डी एस तिवाड़ी मिलता है, कहीं देवी शंकर तिवाड़ी, एक ही बात है। जयपुर प्रजामंडल में आपने इनका नाम बिल्कुल सुना होगा। ठीक है। तो ये आरपीएससी के प्रारंभ में 2 सदस्य थे और ये चेयरपर्सन थे एस के घोष। तो एस के घोष का साहब है वो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। इसी प्रकार अपना थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। अगला प्रश्न,
आरपीएससी के सचिव के बारे में पूछा है। 1969 से पूर्व सचिव के पद पर राजस्थान प्रशासनिक या न्यायिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। आरपीएससी सचिव के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल श्याम सुंदर शर्मा का रहा है। मुग्धा सिंह एकमात्र कार्यवाहक महिला सचिव रही है। अब देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी सचिव, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है भाई। आरपीएससी सचिव, सब जानते हैं आरपीएससी के सेक्रेटरी के बारे में। मैं बेसिक जानकारी नहीं बताऊंगा, मुझे लगता है आप सबको पता होगी। आरपीएससी का जो सचिव होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है। कौन होता है? आईएएस अधिकारी। परंतु किंतु ध्यान रखना, परंतु 1969 से पहले यहां पर आरएएस अधिकारी या राजस्थान जो न्यायिक सेवा का अधिकारी होता है वो चुना जाता था। और 69 के बाद में चेंज करके क्या कर दिया, आईएएस अधिकारी है वो ही आरपीएससी का सचिव बनेगा। तो ये कब से चेंज किया ये 1969 से। तो पहला क्वेश्चन तो अपना यही हो गया कि भाई आरपीएससी का जो सचिव है वो आईएएस अधिकारी होगा या पहले आरएएस अधिकारी होता था। ये चेंज कब हुआ? तो ये चेंज 1969 में हुआ। तो पहला आपको ये याद ध्यान रखना है, ठीक। दूसरी चीज, इसके प्रथम सचिव के बारे में बात करें, फर्स्ट सचिव। तो फर्स्ट सचिव थे श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर शर्मा इनके प्रथम सचिव थे और इनका कार्यकाल इस सचिव के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। तो सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। तो पहली दूसरी चीज अपने ये क्लियर होगी कि आरपीएससी के प्रथम सचिव श्याम सुंदर शर्मा थे और श्याम सुंदर शर्मा का ही कार्यकाल आरपीएससी के सचिव के रूप में सर्वाधिक रहा है। ठीक साहब, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात कर ले वर्तमान सचिव की तो आप सब जानते होंगे, वर्तमान सचिव कौन है? रामनिवास मेहता। ये भी एक प्रमोटी आरएस है, प्रमोटी आरएस आईएएस है, सॉरी पहले आरएस थे फिर प्रमोट होके आईएएस बन गए। ठीक है, ये तो होगी अपने आरपीएससी के सचिव के बारे में जो जनरल जानकारी वो आप सबको है। अब बात हम करेंगे महिला सचिव की। अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है महिला सचिव। ये सब चीजें आई होप आपने पढ़ रखी होगी, इसके अलावा बाकी सारी पढ़ी होगी। अब इंपॉर्टेंट है आपके महिला सचिव। ठीक है, आरपीएससी की प्रथम महिला सचिव कौन थी? ये भी आपने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, ओटिमा बोल्डिया। ये आरपीएससी की प्रथम महिला सचिव थी। ये भी आपने पढ़ रखी है। कुल कितनी महिला रही हैं? कुल आरपीएससी की महिला सचिव कितनी रही है? 5 रही है। कितनी रही है? 5 रही है। महिला सचिव के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है? आरपीएससी की महिला सचिव के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है रोली सिंह का। न्यूनतम कार्यकाल रहा है रेणु जयपाल का। और आरपीएससी की एकमात्र कार्यवाहक महिला सचिव, कार्यवाहक महिला सचिव कौन रही है? मुग्धा सिंह। ये आरपीएससी की एकमात्र कार्यवाहक महिला सचिव रही है। तो ये आरपीएससी सचिव के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। देखो, आरपीएससी का जो सचिव होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है। 1969 से पहले ये एक आरएएस अधिकारी या राजस्थान न्यायिक जो सेवा का अधिकारी होता था, परंतु 1969 के बाद चेंज कर दिया कि अब एक आईएएस अधिकारी ही आरपीएससी का सचिव हो सकता है। ठीक बात। फिर इसके प्रथम सचिव के बारे में बात करें तो श्याम सुंदर शर्मा रहे और श्याम सुंदर शर्मा का कार्यकाल है वो सचिव के रूप में सर्वाधिक रहा है। वर्तमान सचिव की बात करें तो रामनिवासी मेहता साहब। अब इंपॉर्टेंट अपना क्या है, ये तो बेसिक बातें आपको पता थी। अब आरपीएससी की जो महिला सचिव है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहां से एग्जाम में इन फ्यूचर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। महिला सचिव के बारे में आप 100% नोट डाउन कर लेना, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रथम महिला सचिव ओटिमा बोर्डिया। ठीक है, कुल कितनी महिला सचिव रही है? तो 5 रही है।
महिला सचिव के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है? रोली सिंह का। और महिला सचिव के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा है? रेणु जयपाल का। और सबसे इंपॉर्टेंट, एकमात्र कार्यवाहक महिला सचिव कौन रही है? वो है मुग्धा सिंह। मुग्धा सिंह एकमात्र आरपीएससी की कार्यवाहक महिला सचिव रही है। तो अपने स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ले लिया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, अपना क्वेश्चन था 1969 से पूर्व सचिव के पद पर राजस्थान प्रशासनिक या न्यायिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। बिल्कुल सही है। आरपीएससी सचिव के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल श्याम सुंदर शर्मा का रहा है। बिल्कुल सही है। और मुग्धा सिंह एकमात्र कार्यवाहक महिला सचिव रही, ये भी सही। सही कूट कौन सा है? 1, 2 एंड 3, डी अपना सही है। अगला प्रश्न, आरपीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि एल जोशी आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक एवं न्यूनतम कार्यकाल क्रमशः एल जोशी एवं जसवंत सिंह राठी का रहा है। और अब तक कुल 9 कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, तीनों बार सही है। देखो, कार्यवाहक अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो आरपीएससी में अब तक कुल 9 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। कितने? कुल 9 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। और प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? एल जोशी साहब। और एल जोशी साहब का कार्यकाल है वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक रहा है। किसके रूप में? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो जसवंत सिंह राठी का कार्यकाल है वो अपने न्यूनतम रहा है। और अब तक कुल कितने बने हैं? 9 है। तो ये तीनों स्टेटमेंट अपने सही है। एल जोशी प्रथम थे, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल एल जोशी का, न्यूनतम कार्यकाल जसवंत सिंह राठी का। और अब तक कुल 9 कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। भाई ध्यान रखना, कहीं कहीं ये 8 आंकड़ा मिलता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक नाम भूल जाते हैं। ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट अपने सही है। ये पूछ रहा है सही कूट, तीनों सही है। अगला प्रश्न, आरपीएससी के कार्यवाहक एवं पूर्णकालिक दोनों अध्यक्ष के रूप में काम करने वाला व्यक्ति कौन है? मतलब ऐसे आरपीएससी के कोई एक व्यक्ति हैं जो पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे और उनको बाद में है वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया, परमानेंट अध्यक्ष बना दिया। ठीक है। तो वो अपने चौधरी हैं सीआर चौधरी साहब। तो कुछ जो मार्केट में बुक्स या कोचिंग वाले हैं वो आरपीएससी के 8 कार्यवाहक अध्यक्ष दिखाते हैं, सीआर चौधरी साहब का नाम नहीं दिखाते। जबकि सीआर चौधरी भी एक बार कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। जब आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जाओगे तो वहां आपको पता चलेगा कि इनके कार्यकाल के आगे 2 बार टाइम पीरियड लिखा हुआ है। ठीक है। एक ओएफसी लिखा हुआ ऑफिशियल और एक परमानेंट पड़ा। ठीक है। तो ये सीआर चौधरी अपना सही है। अगला प्रश्न है, आरपीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरपीएससी की प्रथम महिला सदस्य कमला बील रही थी। आरपीएससी की प्रथम महिला सदस्य कमला बील नहीं रही थी। कौन रही थी? कांता खतूरिया। कमला बील है वो आरपीएससी की सदस्य भी रही है। और इसके बाद में अगला है, कांता खतूरिया व प्रकाशवती शर्मा आरपीसी व यूपीसी दोनों की सदस्य रही है। बिल्कुल सही बात है। कांता खतूरिया और प्रकाशवती शर्मा आरपीसी के मेंबर भी रही है और ये यूपीएससी के सदस्य भी रही है। फिर आरपीसी का जो ध्येय वाक्य लोगो है वो है निर्भीकम निष्पक्षम च उत्तम चयनम च। निर्भीकम निष्पक्षम व उत्तम चयनम है। क्या है? आरपीसी का देखो हम सब तैयारी कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ना पढ़ाते हैं कोई, ना किसी के कंटेंट में लिखा हुआ। आरपीसी क्यों नहीं पूछेगी अपना लोगो? ध्येय वाक्य तो आरपीसी पूछ सकती है। तो हमें याद होना चाहिए कि आरपीसी का लोगो क्या है। निर्भीकम निष्पक्षम व उत्तम चयनम च। निर्भीकम तो ठीक है, अब निष्पक्षम के बारे में तो कुछ कह भी नहीं सकते। उत्तम चयनम ठीक है। तो ये आरपीसी का अपना ध्येय वाक्य है, आपको याद रखना है भाई, पूछ सकते हैं। ठीक है। आर कितने स्टेटमेंट? 5 आयोग है, एक आधा और होगा। उनके ध्येय वाक्य जो है वो आपको याद रखने चाहिए। जैसे अभी लोकायुक्त का नया ध्येय वाक्य आ गया राजस्थान का, वो आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कह रहा है सही कूट कौन सा है? तो भाई पहला गलत है, 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। तो अपना आंसर क्या हो गया? ए फॉर एप्पल। अगर बात करें, सॉरी इसमें एक और बात बता देता हूँ, आरपीएससी की अगर महिला सदस्य के बारे में बात करें कि कुल कितनी महिलाएं आरपीएससी में भी सदस्य रही है, तो अभी तक आरपीएससी में कुल 7 महिला सदस्य रही है और चेयरमैन कभी एक भी नहीं बनी है। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कोई भी आरपीएससी में महिला सदस्य कार्यरत नहीं है। कुल कितनी महिला सदस्य रही है? 7। अगला प्रश्न है, आरपीएससी के एकमात्र अध्यक्ष जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं,
मैंने अब शुरुआत में बता दिया था, आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष जो उस समय तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे एस के घोष साहब। अपना आंसर क्या हो गया? सी फॉर केट। अगला प्रश्न, आरपीएससी द्वारा कौन कौन से वर्ष में एक भी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया गया? भाई बिल्कुल नया क्वेश्चन है, नहीं पता, जबकि ये आपको वही आरपीएससी की साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आरपीएससी ने कौन से वर्ष में एक ही परीक्षा वो कंडक्ट नहीं करवाई, मतलब जीरो परीक्षा आयोजित करवाई। ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, आरपीएससी ने 1951-52, 1952-53 और 1953-54, इन तीनों वर्षों में आरपीसी ने एक भी परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाई है। कितनी परीक्षा करवाई इन तीनों वर्षों में? जीरो। 1950-51 नहीं, 1951-52, 52-53 और 53-54। आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4। भाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नया ताजा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आरपीएससी ने एक भी परीक्षा कौन से वर्ष आयोजित नहीं करवाई? 1951-52, 52-53 और 53-54 में जीरो परीक्षा है। ठीक है, अब बात करें आरपीएससी ने सर्वाधिक परीक्षाएं अगर पूछे, ये तो जीरो की हो गई, सर्वाधिक परीक्षा कौन से वर्ष आयोजित करवाई? तो सर्वाधिक परीक्षा है वो अपने 2022-23 में आरपीएससी ने आयोजित करवाई। कितनी? 100। आरपीएससी ने 2022-23 के अंतर्गत कुल 100 परीक्षाएं आयोजित करवाई, जो अब तक का इनका सर्वाधिक रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए प्रथम ऑनलाइन परीक्षा कब आयोजित हुई, फर्स्ट ऑनलाइन, तो फर्स्ट ऑनलाइन परीक्षा है वो आरपीएससी ने 26 जून 2011 को करवाई। प्रथम ऑनलाइन परीक्षा है वो आरपीएससी द्वारा 26 जून 2011 को संपन्न करवाई गई। तो ये आरपीएससी की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरपीएससी ने जीरो परीक्षा कितनी बार आयोजित करवाई? 3 बार, 1951-52, 52-53, 53-54। आरपीएससी ने अधिकतम परीक्षा कौन से वर्ष आयोजित करवाई है? 2022-23 में 100 परीक्षाएं। और प्रथम ऑनलाइन परीक्षा की बात करें तो 26 जून 2011 को आरपीएससी ने पहली बार ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करवाई। अब आप कहोगे सर काफी ज्यादा डीप है, भाई ये तारीख याद रहे तो जरूरी नहीं है, पर साल तो आपको याद रखना ही है। सबसे ज्यादा है वो वाला याद रखना है, और जब नहीं जीरो है वो भी याद रखना है। अब एग्जाम में इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो आरपीएससी की वेबसाइट से लिया हुआ है। और जब आरपीएससी की वेबसाइट से लिया हुआ कंटेंट होता है वो एग्जाम के परस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण अपने आप हो जाता है। क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि यूआरओ का पेपर था 2024 में शायद, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि आरपीएससी ने 2011 से लेकर 2018 तक कितनी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाई है। अब ये तो क्या आपके काउंट नहीं कर सकते, काउंट करने की जरूरत नहीं है। आरपीएससी की वेबसाइट में वो डायरेक्ट वही लाइन लिखी हुई है, ऑनलाइन परीक्षाएं, उसमें लिखा हुआ है कि आरपीएससी ने 2011 से लेकर 2018 तक 150 से अधिक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाई है, और वही एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया। इसका मतलब आरपीएससी अपनी वेबसाइट से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है, ये सारे डेटा आपको याद रखने ही है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आरपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वापस वही क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट। 1950-51 में प्रथम लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकंड, प्रथम वर्ष 1951-52 में पहली बार साक्षात्कार आयोजित किए गए थे, गलत स्टेटमेंट। 1977 में पहली बार समीक्षा परीक्षा का आयोजन किया गया, स्क्रूटनी परीक्षा आयोजित की गई, सही स्टेटमेंट। सही कूट 1 और 3 अपने सही। अब इनका थोड़ा सा देख लेते हैं इनको। प्रथम परीक्षा अगर आरपीसी की पूछे, आरपीसी द्वारा सबसे पहली परीक्षा कब आयोजित करवाई गई, तो पहली परीक्षा अपने आरपीसी ने 1950-51 में करवाई। 1949 में स्थापना हुई और 1950-51 में आरपीसी ने अपनी पहली परीक्षा कंडक्ट करवाई। फिर उसके बाद में लगातार 3 साल हम पढ़ रहे हैं, जीरो परीक्षा आयोजित, एक भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई। और सबसे पहले जो आरपीसी के जो इंटरव्यू हैं, साक्षात्कार, वो आरपीसी ने सबसे पहले साक्षात्कार कब लिए? 1954-55 में आरपीसी ने पहली बार साक्षात्कार या इंटरव्यू वो कंडक्ट करवाई। तो आरपीसी ने पहली बार इंटरव्यू कब कंडक्ट करवाई? 1954-55 में। और 1977 में पहली बार जो स्क्रूटनिंग एग्जाम होता है, जैसे आरएस प्री का हो गया, जो प्री टाइपल एग्जाम होते हैं, वो शुरू किए थे। किसमें? 1977 में। ये भी पीवाईक्यू है, ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, और ये एग्जैक्ट आरपीसी की एक ही जगह ये स्टेटमेंट सारी लिखी हुई है। आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्यों है,
क्योंकि आरपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 15-20 लाइनें लिखी हुई है, उसमें पहले ये लिखी हुई, फिर ये, फिर हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया वो, उसके बाद में ये लिखी हुई। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो ऊपर वाली लाइन से क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बनेगा इन फ्यूचर। तो भाई ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अपने आप लगा लो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछला क्वेश्चन है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अगला प्रश्न भाई, दोनों दो तीन जो क्वेश्चन कराए वो बिल्कुल जैसे आरपीएससी की महिला सचिव, उसके बाद में जो एग्जाम वाले दो क्वेश्चन है, मुझे लगता है मार्केट में अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और इन फ्यूचर किसी न किसी एग्जाम में ये 101% पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में ओएमआर सीट आधारित परीक्षा प्रणाली का आयोजन आरपीसी द्वारा कौन से वर्ष किया गया था? भाई एक और जोरदार क्वेश्चन। ओएमआर सीट आधारित 1951-52, सॉरी 91-92, 1994-95, 71-72, 2001-2। तो भाई ओएमआर आधारित आरपीसी ने जो परीक्षा प्रणाली शुरू की गई थी वो 1991-92 में की गई थी। ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली 1951-52, सॉरी 91-92 में। और उस समय आरपीसी के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनका नाम था यतीन्द्र सिंह। क्या नाम था? यतीन्द्र सिंह। ये सारे के सारे काम किसके प्रयासों से हुए? यतीन्द्र सिंह के प्रयासों से हुए। अगर आप नाम याद रख सकते हो ठीक है, 2 बार पढ़ लेना, एग्जाम में वैसे ही आएगा तो आप टिक कर ही लोगे। ठीक है। तो ये किसके, ये नवाचार किसके थे? आरपीसी के तत्कालीन अध्यक्ष यतीन्द्र सिंह का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी तरह से, ओमा सीट प्रणाली का शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यतीन्द्र सिंह द्वारा। कब की गई थी? 91-92 में। ये भी अभी जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन बता रहा था उसी के कंटिन्यू में ये लिखा हुआ है सेम। ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी अपना क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैसा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आरपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक और नया धमाकेदार क्वेश्चन। गोगरा घाटी स्थित आरपीएससी कार्यालय का उद्घाटन राज्यपाल अंशुमान सिंह द्वारा किया गया। ठीक है। 1999 में आयोग की वेबसाइट लॉन्च की गई। ठीक है। पहली बार इंटरनेट पर वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा दिसंबर 2010 में उपलब्ध कराई गई। ये भी ठीक है। अब देख लेते हैं भाई इनमें से जो स्टेटमेंट है उनके बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आरपीसी का जो कार्यालय है, पहले आपको पता है आरपीसी का कार्यालय कहाँ था? जयपुर था। उसके बाद में अजमेर ट्रांसफर किया गया था। फिर अजमेर में ये जो घूघरा घाटी वाला जो वर्तमान कार्यालय है उसके बारे में हम बात करेंगे। घूघरा घाटी कार्यालय अब वर्तमान में वही है, घूघरा घाटी में। तो भाई आरपीसी अपने कार्यालय के बारे में क्यों नहीं पूछ सकती है? बिल्कुल पूछ सकती है, हमें पता भी होना चाहिए। आरपीएससी का जो ये घूघरा घाटी वाला जो वर्तमान में ऑफिस है, इसको ध्यान रखना है आपको कि इसको यतीन्द्र सिंह के प्रयासों से चेंज किया गया था। यतीन्द्र सिंह, ये वापस वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, यतीन्द्र सिंह के प्रयासों से। इसका शिलान्यास है वो घूघरा घाटी कार्यालय का शिलान्यास है वो 1994-95 में किया गया। कब किया गया? 1994-95। और यहाँ पर घूघरा घाटी वाला जो कार्यालय है इसमें काम करना कब प्रारंभ किया? तो काम करना इसने आरपीएस ने प्रारंभ किया 21 अक्टूबर 2000 को। और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? अंशुमान सिंह के द्वारा। आरपीएस ने पहली बार अपनी वेबसाइट कब लॉन्च की? 2019 में। जो वेबसाइट का नवीनतम संस्करण है, अपडेटेड है, वो अपडेट कब किया? 2015 में आरपीएस ने इसको अपडेट किया है। तो ये भाई आरपीसी के जो कार्यालय है उसके बारे में जानकारी। आरपीसी का घूघरा घाटी का कार्यालय है वो ट्रांसफर किसने किया? यतीन्द्र सिंह ने। पहले उसका कार्यालय अजमेर में भी कोई नेहरू नगर ऐसा कुछ नाम था, वहां पर था। ठीक है। फिर यतीन्द्र सिंह के प्रयासों से इसका कार्यालय घूघरा घाटी ट्रांसफर किया गया, जिसका शिलान्यास 1994-95 में यतीन्द्र अंशुमान सिंह द्वारा किया गया। और आरपीएस ने घूघरा घाटी कार्यालय में अपना कार्य है वो विधिवत रूप से 21 अक्टूबर 2000 को शुरू किया था। तो अपने डेट याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लो 2000 में काम करना शुरू किया और इसका शिलान्यास है वो 1994-95 में किया गया। ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। सही कूट कौन सा है? 1, 2 एंड 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरपीएससी के सदस्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरपीएससी के सदस्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है साहब।
आरपीसी के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सबसे पहले आरपीसी के सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन सा आर्टिकल है, तो संविधान का अनुच्छेद 316 एक है, उसमें आरपीसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सदस्यों की नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य सरकार जिनको कहेगी उनकी सलाह पर ही अपने राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो नियुक्ति का आर्टिकल कौन सा है? 316 एक। आरपीसी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ये हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले अपने पद को धारण करेंगे। भाई इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कार्यकाल का उल्लेख है आर्टिकल 316 2 में, 316 2। ठीक है, ये कह रहा है कि पद ग्रहण करने का नहीं 6 वर्ष सही है, 65 वर्ष भाई गलत है, कौन सा है? 62 वर्ष। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में और डीप करेंगे। तो आरपीसी के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल पहले कितना था? 60 वर्ष। फिर 41वें संविधान संशोधन द्वारा इनका कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया? 62 वर्ष कर दिया। पहले था 60 वर्ष, फिर बढ़ाकर 62 वर्ष। हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था हाईकोर्ट के संदर्भ में कि हाईकोर्ट के जज है, जो हाईकोर्ट के जज है उनका कार्यकाल कितना था? पहले 60, उनका भी बढ़ाकर कितना कर दिया था? सेम 15वें संविधान संशोधन द्वारा। और यहाँ पर कौन सा? 41वां संविधान संशोधन। तो ये अपना स्टेटमेंट गलत, तो असत्य कथन ये हो जाएगा। फिर सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति की पात्र नहीं होगा। सेम पद पर वो वापस पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। जैसे आरपीसी का कोई सदस्य है, उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो वापस उसको सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसको आरपीसी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। ठीक है, आरपीसी को चेयरमैन को वापस चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता, न सदस्य बनाया जा सकता है। वो बाद में यूपीएससी का सदस्य बन सकता है या यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, सदस्य अपने पद से त्याग पत्र राज्यपाल द्वारा निलंबित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सदस्य अपने पद से राज्यपाल द्वारा निलंबित किए जाते हैं। और हटाता कौन है? हटाना है वो हमेशा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आरपीसी के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। परंतु इसको निलंबित कौन कर सकता है? राज्यपाल निलंबित कर सकता है। भाई इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अभी निलंबित हुए थे अपने आरपीसी के मेंबर बाबूलाल जी कटारा, तो इनको किनके द्वारा नियुक्त किया गया था? राज्यपाल द्वारा। तो ये अपने करंट के हिसाब से भी ये आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो अपना सही स्टेटमेंट कौन सा हो गया? बी फॉर बॉम्बे, ये आंसर सही हो गया अपना। आरपीसी अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अपना जो एनुअल रिपोर्ट है वो आरपीसी किसको देती है? तो आरपीसी का जो वार्षिक प्रतिवेदन है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 323 में किया गया है। और आरपीसी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। किसको देता है? राज्यपाल को। और राज्यपाल इसको राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो वार्षिक प्रतिवेदन अनुच्छेद 324-23 और राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल किसको देता है? विधानसभा को। वार्षिक प्रतिवेदन याद करना सबसे इजी आर्टिकल, जिसका भी विभाग का तो सबसे लास्ट में आर्टिकल होगा वो वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित हो। 323 है लास्ट आर्टिकल, तो 323 किसका होगा? प्रतिवेदन का। सिंपल, ध्यान रखो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल सा विचार करेंगे। 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। बिल्कुल अभी हमने डिस्कस कर लिया था, सही स्टेटमेंट। आरपीसी लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है, बिल्कुल सिफारिश कर सकती है, परंतु आरपीसी स्वयं अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। आरपीसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भाई भारत की संचित निधि पर होते हैं क्या? नहीं, किस पर होते हैं? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। और इसका उल्लेख आर्टिकल कौन से में किया हुआ है? आर्टिकल 322 में किया हुआ है। आर्टिकल 322 में आरपीएससी के वेतन भत्तों के बारे में जिक्र किया हुआ है। और आरपीएससी के अध्यक्ष पद की योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही। ये पूछा है असत्य कथन, असत्य कथन अपना कौन सा होगा? सी फॉर केट आंसर हो गया। देखो भाई आरपीएससी के पद के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं, इसको थोड़ा सा समझना। आरपीएससी के लिए योग्यता के बारे में क्या कहता है संविधान कि आरपीएससी के आधे जो व्यक्ति होंगे, सदस्य होंगे, वो कम से कम 10 वर्ष तक राज्य, केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में होने चाहिए। सिर्फ सदस्यों के बारे में। अध्यक्ष के बारे में आरपीएससी में या संविधान में किसी भी प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया? सी फॉर केट। अगला प्रश्न,
संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है भाई? सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करेगा? संसद, राष्ट्रपति, संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा और संबंधित राज्यों के विधानमंडल द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा इनके सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। बिल्कुल देते हैं राज्यपाल को। इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? यह आर्टिकल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्यों है इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। अभी आरपीसी की 2 महिला जो मेंबर्स थी उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। आरपीसी की 2 महिला मेंबर्स ने अपना त्याग पत्र दिया था। इसीलिए अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के लिए दिया था? ये। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप। ये अभी जो रिसेंटली एग्जाम आगामी जो होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2 महिला सदस्य ने त्याग पत्र दिया है। अनुच्छेद 316 2 कह के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में आ गया है। देखो आरपीएससी के बारे में जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में हमने चर्चा एक एक करके कर ली। अब हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न या 16वां प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इसमें भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रहे। देखो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5। और ध्यान रखना कई बार एग्जाम में जो डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछ सकते हैं कि भाई ये एक्ट है, इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को कौन से अध्याय के तहत हुई है या कौन से अध्याय में इसका उल्लेख है? तो अध्याय 5 में उल्लेख है। अगर धारा की बात करें तो धारा कौन सी है? 21 से लेकर धारा 29 तक है, वो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में है। ठीक है, दूसरी पहली चीज, इसका गठन की अधिसूचना, तो अधिसूचना है वो 18 जनवरी 1999 को जारी हुई और 23 मार्च से ये क्या हुआ? एक्टिव हुआ, क्रियाशील हुआ। और ये जो दोनों डेट है ना वो एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1999 के अध्याय 5 की धारा 21 से लेकर 29 तक की गई थी। और अगर संरचना की बात करें तो संरचना है वो धारा 21 में सबसे पहले होगी संरचना का उल्लेख है धारा 21 में है और धारा 21 के तहत इसकी अधिसूचना है वो राजस्थान सरकार द्वारा 28 जनवरी 1999 को जारी की गई और 23 मार्च 2000 को यह क्रियाशील हुआ, मतलब इसने काम करना शुरू किया। फिर कहते हैं शुरुआत में इसमें मेंबर कितने थे? तो 1+4 सदस्य होते थे, 1 अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते थे। परंतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया 2006 में और इस संशोधन के तहत इसमें 1+2 सदस्य हो सकते हैं, मतलब 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भी 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य है। गंगाराम मूलचंदानी है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है और 2 अन्य सदस्य अशोक गुप्ता और रामचंद्र सिंह झाला है वो इसमें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 अध्यक्ष 3 सदस्यों का प्रावधान है नहीं। इसके बाद में इसमें भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रहे हैं। बिल्कुल, जो जस्टिस सगीर अहमद है वो अपने इसके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। तो ये पूछ रहा है सही कोर्ट कौन सा है? तो 1, 2 एंड 4 सही है, 2 नंबर सी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग वापस बता देता हूं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 में इनका उल्लेख है धारा 21 से लेकर धारा 29 तक। ठीक है, सबसे पहले धारा 21 में इसकी संरचना का उल्लेख है
और संरचना में ये कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग होगा, उसमें इसकी एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे शुरुआत में, इनिशियल फेज में। परंतु 2006 में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन के तहत एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसके गठन की अधिसूचना है वो 18 जनवरी 1999 को जारी की गई और 23 मार्च 2000 से इसने काम करना शुरू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस सैयद सगीर अहमद राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। बिल्कुल सही है, अभी हमने चर्चा कर ली थी इसके बारे में। मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीरा का रहा है। बिल्कुल सही है। आलम शाह खान और महेश चंद शर्मा आयोग के ऐसे सदस्य जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ, ये भी सही बात है। अब इसमें एक और एडिशनल जानकारी, ये कह रहा है कि सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल, तो अगर न्यूनतम कार्यकाल, तो अगर सर्वाधिक कार्यकाल पूछ ले कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है, तो सर्वाधिक कार्यकाल रहा है अपने पुखराज सिरवी का। पुखराज सिरवी का राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल। न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का। और क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो कुछ भी एग्जाम में पूछा जाए अपने दिक्कत नहीं है। तो ये सही कूट अपने तीनों स्टेटमेंट सही है, तो अपना डी आंसर हो गया। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भाई इसके लिए मैं बारे में ये कहूंगा, अपने कितने सिलेबस में आरपीएससी के अध्यक्षों को याद करना पॉसिबल नहीं है, लोकायुक्त का पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको सूचना आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य वित्त आयोग और इसके अलावा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इनके अध्यक्षों को काल क्रम के अनुसार आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आयोगों के संदर्भ में बात कर रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से किसी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब सबसे पहले अगर इसमें, क्योंकि 4 नाम दिए तो सारे तो पॉसिबल नहीं है, तो अपने सारे के सारे देख लेते हैं। सबसे पहले कौन थे, फिर सबसे लास्ट में कौन थे। तो सबसे पहले कौन थे, आरपीसी के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, थे कांता भटनागर। उसके बाद में सैयद सगीर अहमद, 2 नंबर पे कौन है, सैयद सगीर अहमद। तीसरे पे जस्टिस एन के जैन, है वो तीसरे नंबर पे। उसके बाद में चौथे पे अपने प्रकाश टाटिया, जस्टिस प्रकाश टाटिया, ये चौथे नंबर पे है। उसके बाद में पांचवे पे गोपाल कृष्ण व्यास, कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास। और उसके बाद में बात करें छठे पे या फिर कहें वर्तमान में, तो गंगाराम मूलचंदानी, ये छठे पे हैं, या फिर इसको कह सकते हैं ये वर्तमान में भी है। वर्तमान सदस्य कौन कौन से हैं, भाई पूछ सकती है, आरपीसी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट है कि भाई वर्तमान में आरपीसी के सदस्य कौन कहते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य कौन कौन है। तो 2 सदस्य मैंने बात बताई थी आपको पहले, रामचंद्र सिंह झाला, और इसके बाद में एक थे अपने अशोक गुप्ता। ठीक है, तो ये तो हो गया आरपीसी के अध्यक्ष। अगर पूछ ले कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में बाद में और डिस्कस कर लेंगे। तो प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, सगीर अहमद, एन के जैन, प्रकाश टाटे, गोपाल कृष्ण व्यास और गंगाराम मूलचंदानी। अब काल का नंबर से व्यवस्थित कर दीजिए। सबसे पहले कौन होगा, सैयद अहमद होंगे, तो सबसे पहले 1 नंबर। उसके बाद में एन के जैन 3 नंबर। उसके बाद में प्रकाश टाटिया और उसके बाद में गोपाल कृष्ण व्यास 2 नंबर। 1342 4 नंबर अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन की पहचान कीजिए। ये अपने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट है गलत है। पहला है इसका एक अपना अन्वेषण दल होता है, बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन इनकी टीम होती है, बिल्कुल सही बात है। यह एक स्वायत्त शासी निकाय है, बिल्कुल स्वायत्त शासी निकाय है।
इसके पास सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां होती है, बिल्कुल शक्तियां होती है सब सिविल कोर्ट की। ठीक, यह एक स्वायत्तशासी भी है, यह एक वैधानिक निकाय भी है। हम सब जानते हैं क्या एक वैधानिक भी, इसका निर्माण क्योंकि एक एक्ट द्वारा हुआ है, इसीलिए यह एक वैधानिक निकाय भी है। और यह राजस्थानी भाषा में परिवेदनाएं ग्रहण कर सकता है। ये अपना आंसर हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है। जो मानवाधिकार आयोग है यह केवल हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा होगी उसी में परिवेदना ग्रहण करेगा। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेज है? 22। ठीक है, तो या तो हिंदी में लेगा या इंग्लिश में लेगा या फिर 8वीं अनुसूची में वर्णित जो भाषाएं हैं उनमें ये परिवेदनाएं या फिर जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी भाषाओं में ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि राजस्थान है वो 8वीं अनुसूची में, राजस्थानी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसीलिए यह 8 राजस्थानी भाषा में परिवेदनाएं से अपने जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की अध्यक्षता में स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे का ना हो, नहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नहीं है। एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे का ना हो, यह भी गलत है। एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो, यह भी गलत है। एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो, यह बिल्कुल सही है। अभी हमने बात की थी कि इनके पास एक अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, अन्वेषण दल होता है, और अन्वेषण दल का जो प्रमुख होगा वो कौन से महानिरीक्षक के, पुलिस महानिरीक्षक के कम से कम पोस्ट का होना चाहिए, इससे ऊपर पोस्ट का हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। इसके बाद में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल साफ, पहला कह रहा है कि यह 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। भाई 5 वर्ष है क्या? नहीं, यह 1 वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता, इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया अपना? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग केवल राज्य सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच कर सकता है। राज्य सूची का नहीं, यह राज्य सूची के साथ साथ समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के भी विषयों पर जांच कर सकता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 23 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है, ये धारा 33 है वो वित्तीय सहायता वाला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वित्तीय सहायता का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, तो धारा 33, तो ये स्टेटमेंट सही है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा थे, बिल्कुल सही है। और अभी तक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कितने रहे? कुल 6 कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना। और प्रथम कौन थे? अमर सिंह गोदारा। तो सही कूट पूछ रहा है तो सही कूट 3 और 4 अपने सही हो गए। इसके बाद में मानवाधिकार संरक्षण 1993 की कौन सी धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों का उल्लेख किया हुआ है? तो जो धारा 12 है उसके अंतर्गत है राज्य मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के जो कार्य हैं उनका उल्लेख किया हुआ है, दोनों का। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया? ए फॉर एप्पल। इसके बाद में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। मतलब शिकायत कौन इनको प्रस्तुत कर सकता है? स्वप्रेरणा से। स्वप्रेरणा से मतलब मानवाधिकार जो आयोग है वो स्वयं अपनी ओर से किसी मामले की जांच कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। किसी पीड़ित द्वारा उससे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, बिल्कुल सही है, कोई पीड़ित है अगर वो एप्लीकेशन दे रहा है तो जांच करेगा। किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी बिल्कुल, मतलब मानवाधिकार आयोग है वो मानवाधिकार के विषयों पर जांच कब करेगा? जब खुद पीड़ित है वो एप्लीकेशन देगा, या पीड़ित की ओर से कोई दूसरे व्यक्ति एप्लीकेशन देगा, या मानवाधिकार आयोग को स्वयं लगता है, ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह अपनी ओर से भी किसी भी विषय पर जांच कर सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट अपने सही है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल साफ विचार करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक अध्यक्ष एवं 2 अन्य सदस्यों का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। पहले क्या थे? 1+4 थे, फिर चेंज करके 1+2 कर दिए। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में जो भी पहले हो वो होता है। क्या ये सही है? नहीं। कार्यकाल कितना भाई? 3 या 70 वर्ष, जो भी पहले हो वो होता है। पहले ये 70 वाला 5 70 था, फिर इसको 2019 में
चेंज कर दिया गया था, तो ये गलत हो गया। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश व्यक्ति ही बन सकता है? नहीं, आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या फिर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश कोई भी बन सकता है। ध्यान रखना, न्यायाधीश कैसा हो सकता है? पहली बात तो वर्तमान हो सकता है या फिर रिटायर्ड हो सकता है। सेट। और ये जो होगा ये मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है, जरूर नहीं कि चीफ जस्टिस ही हो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में 2019 में चेंज किया गया था। 2019 में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। संशोधन से पहले मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो वर्तमान या सेवानिवृत्त केवल मुख्य न्यायाधीश होता था, केवल मुख्य न्यायाधीश होता था, जिसको वर्तमान में चेंज करके क्या कर दिया कि मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है या फिर अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। तो ये अपना स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इसके वेतन भत्ते एवं अन्य सदस्यों के वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो सॉरी, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। इन अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, तो सही स्टेटमेंट अपना कौन सा हो गया? 1 और 4, 4 नंबर अपना सही उत्तर हो गया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है साहब, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान एवं सदस्यों को वेतन है वो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान मिलता है। सबसे पहले वेतन यानी सेवा शर्तें, वेतन यानी सेवा शर्तें। तो जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं उनको वेतन है वो राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समान, और मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को जो वेतन मिलेगा वो हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनके समान मिलेगा। और ये जो सेवा शर्तें हैं इसका उल्लेख धारा कौन सी में किया गया? धारा 26 में इनके सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने के संबंध में उपबंध 23 में किया गया है। धारा 23(a) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच करने के उपरांत यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपने कार्य करने में असमर्थ है, अर्थात अथवा उसके विरुद्ध कदाचार साबित हो गया है। पहली बात, हटाना है, हटाने की जो धारा है वो धारा है 23, और ये धारा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। धारा 23, इसको हटाने का आधार क्या है? आधार वही है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, यदि वह दिवालिया हो गया हो, यदि उसने कोई लाभ का पद धारण कर दिया हो, यदि वह विकृतचित हो, यदि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः अक्षम हो, या फिर कदाचार का दोषी पाया जाता हो। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी, जांच की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच करने के बाद में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। और एग्जाम में मैं बता देता हूं गलत क्या करवाएंगे, वो यहां राष्ट्रपति की जगह वर्ड डालेंगे राज्यपाल। बाकी एग्जैक्ट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा इसको हटाने वाला, तो हटाने वाला क्वेश्चन में एग्जैक्ट यही लेना आएगा और कुछ नहीं आएगा, और इसमें राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आएगा और स्टेटमेंट खोटा करवाएगा आपसे। तो ध्यान रखना, ये किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जाता, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, ये अपने जो त्याग पत्र है वो किसको देंगे? त्याग पत्र है वो राज्यपाल को देते हैं। तो आज अपने दोनों क्लास में जो राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इनके जो अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कौन करेगा? हटाएगा राष्ट्रपति। परंतु ये त्याग पत्र किसको देंगे? अपना दोनों त्याग पत्र राज्यपाल को देंगे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना सही है। तो सही कूट कौन सा है? तो अपने दोनों स्टेटमेंट है वो अपने क्या है? एकदम करेक्ट है। ठीक है, हटाएगा राष्ट्रपति, त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को। हटाने की धारा कौन सी है? धारा 23। सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, उसके पश्चात
हटाया जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियमन 2001 बनाए गए, जो 19 जनवरी 2001 से प्रभावी हुए। बिल्कुल सही है। ये कब प्रभावी हुए? 19 जून 2001 से ये अपने प्रभावी हुए। मानवाधिकार शब्द मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 घ में वर्णित है। बिल्कुल सही है। पहले ये धारा याद रख लें कि मानवाधिकार शब्द है वो कौन सी धारा में वर्णित है, इसका उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, तो धारा 2 घ उसमें इसका उल्लेख किया हुआ है। तो सही कूट कौन सा है, तो अपने दोनों सही है। इसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग में शिकायत दर्ज करने हेतु परिवाद के साथ 10 रुपए की फीस दे। परिवाद का मतलब होता है एप्लीकेशन, जो कंप्लेंट होती है उसको परिवाद कहते हैं। ठीक है, परिवाद का मतलब कंप्लेंट, जो शिकायत होती है उसी को कहते हैं। तो ये कहता है कि आयोग में शिकायत दर्ज करने हेतु परिवाद के साथ 10 रुपए की फीस दे। ध्यान रखना, आयोग में शिकायत करने हेतु कोई फीस दे नहीं है, फ्री है भाई, कोई फीस दे नहीं है। अब पहली चीज तो ये मानवाधिकार आयोग के बारे में जो नए वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो अभी हमने 3-4 पढ़े हैं या ये पढ़ रहे हैं, आरपीसी इस टाइप के क्वेश्चन वर्तमान में ज्यादा पूछते हैं, ध्यान रखना। तो इन फ्यूचर ये क्वेश्चन 100% आएगा कि शिकायत दर्ज करने हैं तो रुपए दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो कोई भी फीस देने मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, शिकायत को 14 दिन के भीतर मानवाधिकार आयोग के समक्ष रखी जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिकायत को 14 दिन के भीतर नहीं, कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर वो मानवाधिकार आयोग के समक्ष रखा जाता है। ये दिन है वो 7 है। सही कूट कौन से है, तो दोनों ही अपने गलत है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग में अगर आपको शिकायत करनी है तो किसी भी प्रकार की फीस देने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि आयोग के समक्ष शिकायत कितने दिन में रखी जानी चाहिए, 14 दिन में नहीं, आयोग के समक्ष शिकायत को 7 दिन के भीतर रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अपना दोनों स्टेटमेंट है वो गलत हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार अपने ये तो थे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। देखो 10-15 क्वेश्चन आरपीसी के थे और 10-12 क्वेश्चन थे वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के थे। ठीक है, आयोग को मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो शायद 2 या 3 पेज में ढंग से नोट बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यहीं से होते हैं। ठीक है, इनका सोर्स मैं ये बता देता हूँ कि वैसे अपने नेक्सस सिविल जोन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर इस स्टेट पॉलिटी का जो कंटेंट है वो ढंग से कंटेंट बनता है, जो ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक है, ग्रंथकार की जो बुक्स है या फिर आयोग या फिर जितनी भी सरकारी वेबसाइट है वहां से कंटेंट बनाए हुए हैं, वो आपको कंटेंट जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मिलने के बाद आप अपने नोट्स में और एड ऑन कर लेना। ठीक है, और इसके बाद मैं यही कहूंगा कि आयोग के बारे में जब भी आप पढ़ो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, एग्जाम से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे 100% विजिट करना ही है आपको, क्योंकि खूब सारी चीजें होती है जो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उनको अपडेट करना रहना जरूरी होता है। और ध्यान रखना कि न्यूज़पेपर में आजकल क्या चीज है वो करंट में चल रही, कौन सा इश्यू है वो स्टेट पॉलिटिकल या किसी भी सब्जेक्ट का जो करंट में चल रहा हो उससे रिलेटेड जो बेसिक्स जानकारी होती है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। जैसे अभी बात करें, जैसे आरपीसी के बारे में बात करें तो आरपीसी ने 2 सदस्यों ने अभी क्या किया है, त्याग पत्र दिया है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि अच्छा त्याग पत्र का कौन सा आर्टिकल है, ये त्याग पत्र किसको देते हैं, त्याग पत्र होगा तो साथ में ये भी देखना होगा कि अच्छा हटाने का क्या सीन है। तो यहां से क्वेश्चन अभी आरपीसी पूछ सकती है। ठीक है, तो ये अपने कुल 27 क्वेश्चन थे राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसके बाद में लास्ट में, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं देना भूल गया था बीच में, नवाचार के बारे में, और यहां से इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाने की मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संभावना है, मतलब बहुत ज्यादा संभावना है। इसकी संभावना का कारण मैं बताता हूँ कि आरपीसी के जो नवाचार है, हम जितने भी नोट्स देखते हैं उसमें सीधे लिखा आरपीसी के नवाचार, उसमें लिख लिया ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना, ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाना, माई एग्जाम, माई ऑनलाइन रिव्यू, ऑनलाइन अपने ये 7-8 जो भी नाम लिख लिए, खत्म कर दिया। नहीं, यहां से तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा कि ये जो आरपीसी ने नवाचार किए हैं इनका जो सामने वर्ष दिखा हुआ है, कौन से वर्ष कौन सा नवाचार किए गए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो वन लाइनर में पूछ लेगा, वन लाइनर में अगर नहीं पूछेगा तो उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका वो होगा
कि 4 नवाचार दे देगा, 1 2 3 4, इधर नवाचार हो जाएंगे, इधर वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। और फिर पूछेगा कौन सा युग में सुमेलित है, कौन सा युग मिलित नहीं है, या फिर पूछेगा कितने युग में सुमेलित है, कितने सुमेलित नहीं है, या फिर मैचिंग में दे देगा, इधर नवाचार इधर वर्ष, और फिर आपको वो एबीसी वाला मैचिंग करना है। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। इसकी एक और वजह भी है, ये ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाना। इसका परीक्षा में क्वेश्चन आया था ईयूआरओ के एग्जाम में, इसका क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? ईयूआरओ के एग्जाम में। ये क्वेश्चन नहीं था कि कब ऑनलाइन परीक्षा शुरू की गई, क्वेश्चन ये था कि 2011 से लेकर 2018 तक आरपीएससी ने कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आरपीएससी का जो नवाचार वाला टॉपिक है, ये आरपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसमें कुल शायद 24 या 25 नवाचार दिए हुए। सारे नवाचार तो यहाँ मैं नहीं करवा रहा हूँ, जो मेन है वो करवा रहा हूँ। बाकी अपने नोट्स में सारे के सारे नवाचार मिल जाएंगे, जो आरपीएससी की वेबसाइट में लिखे हुए एग्जैक्ट वही लिखे हुए, ठीक है। उन 25 नवाचारों में सेकंड जो नवाचार है, उसमें जो आरपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो मिलता है, उसमें सेकंड लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाना। और वहीं पर ये लाइन लिखी हुई थी जो यूआरओ के एग्जाम में पूछी गई थी। इसका मतलब नवाचार से क्वेश्चन एक पूछा गया है, तो इन फ्यूचर क्यों नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इनको आपको तैयार करना है। तो आरपीसी के नवाचार में देख लो। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आरपीएस ने कब शुरू किए? 2011 से। ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करवाना 2011 से। माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू मेमोरी, इसको क्या कहते हैं? मेमोरी भी कहते हैं ना, मेमोरी, ठीक है। ये 2013 से शुरू किया गया। ऑनलाइन आपत्तियां लेना, जो ऑब्जेक्शन लेते हैं, 2014 से शुरू किया। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम ओएमएस, ओएमएस शुरू किया गया 2016 से। और 2016 का मतलब ओएमएस क्या होती है? ये ऑनलाइन जो मार्किंग सिस्टम होती है, मतलब क्या हो गया, कॉपियां होगी आरएस मेंस की, जो कॉपियां होती है, मेंस जो एग्जाम होता है जैसे जेईएन मेंस हो गया, ठीक है, उनकी कॉपियां वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में चेक होगी, हार्ड कॉपी पर चेक नहीं होगी, मतलब स्क्रीन कंप्यूटर पर चेक होगी। और ये शुरू कब किया गया था? आरएस 2000 जो अपने 16 का मेंस हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था। आरएस मेंस 2016 से ये चीज शुरू हुई थी। इसके बाद में ऑनलाइन श्रुति लेखक पैनल 2019 से। फिर प्री लिटिगेशन समिति 2019 से। भाई आरपीसी की वेबसाइट पे कई बार देखते हैं ना कि आज प्री लिटिगेशन कमेटी की बैठक हुई जिसमें फलाना 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 मुद्दे पर चर्चा की गई थी। तो प्री लिटिगेशन कमेटी कब से शुरू हुई? 2019 से। शिकायत निवारण प्रणाली 2021 से। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर, ओटीआर की शुरुआत आरपीसी ने कब की? 2022 से। आवेदन प्रत्याहरण विकल्प 2023 से। प्रत्याहरण का मतलब क्या होगा? जो आवेदन हम विड्रॉल करते हैं, अगर आपको फॉर्म भर दिया आपने किसी का और आप एग्जाम देना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, फॉर्म को विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था आरपीसी ने 2023 से शुरू की गई थी। तो ये अपने आरपीसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नवाचार थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे लगता है कि आरपीएससी के बारे में खूब सारे आपको नए डाटा है वो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। बाकी जितने भी और डाटा होंगे वो हम अपनी जो नेक्स्ट सिविल जोन का जो नया आपको टेलीग्राम चैनल मिला है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारे के सारे जो डाटा है, या फिर डाटा के पूरे स्टेट पॉलिटी के जो नए अपडेटेड नोट्स हैं, जिनमें ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। जो नए क्वेश्चन है वो सारे के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। नए क्वेश्चन के अलावा और भी बहुत सारे जो नए कंटेंट है, नए क्वेश्चन है, ये नए फैक्ट है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी हर बार की तरह मैं वापस बता रहा हूँ, आप क्लास को जरूर पूरा देखने के बाद अपना रिव्यू जरूर दें। अगर अच्छी बुरी जो भी लगी हुई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों को भी मदद मिल सके और हमें भी एक उत्साह मिल सके और आगे इन फ्यूचर अच्छा कंटेंट बनाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।